देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दरअसल टेरर फंडिंग मामले में की गई। एजेंसी की अलग अलग टीमों ने सुबह में सुरक्षा बलों के साथ प्रदेश के कई जगहों पर छापा मारा। एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलावा तमिलनाडु में भी छापा मारा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंक के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, टेरर फंडिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकी साजिश पर वार, एनआईए का प्रहार, कश्मीर से तमिलनाडु तक छापेमारी। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए जांच में जुटी है। एनआईए जम्मू कश्मीर में फुल एक्शन में छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से एनआईए ने रेड मारी, टेरर फंडिंग के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की। मंगलवार की सुबह जांच एजेंसी की टीमों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कई स्थानों पर दबिश दी। टीम ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी, बड़गाम और पुंछ में अलग अलग जगहों पर पड़ताल की। घाटी में आज भी एनआईए की छापामार कार्रवाई जारी रही। जम्मू के पुंछ प्रोविंस के साथ साथ श्रीनगर के कई इलाकों, सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ दक्षिणी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर और बड़गाम इलाके में और राजबाग समेत कई इलाकों में छापामारी का आगाज आज सुबह हुआ। एनआईए की टीम ने दरअसल पुंछ में हुए अटैक के बाद, जहां बिम्बर गली में, उसके बाद कंडी, राजौरी में मिलिटेंटों की तरफ से अटैक हुए थे, उसके तार कहीं न कहीं जुड़ते हुए कश्मीर में नजर आए। और दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में बीएससी की फीमेल स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया और कहीं न कहीं बिम्बर गली और उसके बाद कंडी में हुई आतंकी हमले के तार कश्मीर में जोड़े जा सकते हैं। कश्मीर घाटी में इसी बीच में एनआईए की तरफ से आज की छापामार कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप वगैरह भी जब्त किए गए। बताया जाता है कि 12 लोकेशन पर आज पुंछ के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर और विभिन्न इलाकों में आज भी छापामारी का सिलसिला जारी रहा। शोपियां में 3, अनंतनाग में 4, बड़गाम में 2, बारामूला में 1, श्रीनगर में 2, पुंछ में 2, राजौरी में 1। जम्मू कश्मीर के अलावा तमिलनाडु में भी एनआईए ने 10 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया। खबर है कि जांच एजेंसी पीएफआई से जुड़े कई लोगों और लीडरों के ठिकानों पर रेड मारी गई। ये रेड इस मामले में पहले से दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान मारी गई। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की पूरी तरह से खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। लगातार प्लानिंग हो रही है। यही वजह है कि एक तरफ एनआईए की टीम आए दिन जम्मू कश्मीर में रेड मारती है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, मगर 90 के दशक से जम्मू कश्मीर की धरती लाल होने लगी है। आए दिन आतंकी वारदात की खबरें आने लगी हैं, मगर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्क्रिय कर दिया गया। अब उसका असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहना शुरू हो गई है। जिस डल झील पर एक समय सन्नाटा पसरा था, वो अब सैलानियों से गुलजार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। ईडी निदेशक एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का नवंबर में रिटायरमेंट कंफर्म। एक्सटेंशन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। केंद्र सरकार ने एफएटीएफ की समीक्षा का हवाला दिया। यूएन में प्रतिनिधित्व और एफएटीएफ समकक्षों से जुड़ने का दिया हवाला। कोविड के कारण 2023 में होनी है एफएटीएफ समकक्षों की बैठक। पीएमएलए की महत्वपूर्ण जांचों से जुड़े होने का हवाला दिया गया। ईडी कंसिस में 18 महीने में होता है पूर्ण मूल्यांकन, इसलिए नवंबर तक संजय मिश्रा का रुकना है जरूरी।
और चलिए आपको सीधे राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां इस वक्त गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। लांस नायक, वर्तमान में नायक राघवेंद्र सिंह, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 9वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 29 दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में चलाए गए एक घेराबंदी एवं खोजी अभियान में तैनात लांस नायक राघवेंद्र सिंह को रात लगभग 9:40 पर अचानक एक संदिग्ध आतंकी के उनकी ओर बढ़ने का रेडियो संदेश मिला। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने खुद को समायोजित किया एवं अपनी सटीक गोलीबारी से आतंकी पर तीव्र प्रहार किया। आतंकियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी एवं ग्रेनेड हमले में आप गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए ये शूरवीर सैनिक मोर्चे पर डटे रहे। अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सूझबूझ का परिचय देते हुए आपने अपने साथियों एवं अन्य नागरिकों को बिना क्षति पहुंचाए रात के अंधेरे में अपने अचूक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। नायक राघवेंद्र सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आए। इस दौरान वो रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती समागम में शिरकत करते नजर आए। वहीं कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी उनके हाथों हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि इशारों इशारों में चीन और पाकिस्तान को निशाने पर लिया और कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कोई कमजोर कर नहीं सकता। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिशन बंगाल पर शाह, कनेक्टिविटी पर दिया जोर। बीएसएफ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीमा सुरक्षा नीति को बताया अहम। कर्मचारी सभी को बहुत मनपूर्वक बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं, जहां वे फुल एक्शन में दिखाई दिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समारोह में हिस्सा लिया तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और इस दौरान इशारों इशारों में चीन और पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी अच्छे हैं और कोई भी ताकत संबंधों को कमजोर नहीं कर सकती। हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं, राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ की अलग-अलग विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा चाहते हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारी सहयोगी सीमा पर न केवल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाली संस्था है, इसके साथ साथ
भारत के मैत्री के संदेश का राजदूत भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी। उत्तर 24 परगना में लैंड पोर्ट काफी अहम है, क्योंकि बंदरगाह से हर रोज 11,000 लोग यात्रा करते हैं। 600 से 700 ट्रक से व्यापार होता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ की भूमिका की तारीफ की। इस मौके पर शाह ने पेट्रोपोल में नवनिर्मित पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही आईसीपी में मैत्री द्वार के शिलान्यास के अलावा यहां से बीएसएफ के दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल फ्रंटियर के नवनिर्मित कई चौकियों और अन्य इमारतों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, बॉर्डर के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर दिया गया है। यही वजह है कि सरहदी इलाकों का जबरदस्त विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, सरहदी गांव को विकसित किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालात से आसानी से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गर्म है। चाहे शरद पवार की पार्टी एनसीपी की बात हो या फिर शिवसेना चीफ शिंदे और उद्धव के बीच चल रही तकरार की, कई मुद्दों को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सर, महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखें, बड़ा उथल पुथल। पवार साहब कुछ कह रहे हैं, अजीत दादा कुछ कह रहे हैं, सुप्रिया जी कुछ कह रही हैं। तो ये अचानक से क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई करिश्मा है, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति भी आप बेहतर समझते हैं कि उसी हिसाब से मोड़ लेगी आगे? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है, राजनीति ये है कि एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा धक्का दिया। 55 एमएलए में से 40 एमएलए अपने साथ लाए, 18 एमपी में से 13 एमपी अपने साथ लाए, और जो बाला साहब ठाकरे, माननीय बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का निर्णय लिया। तब से शिवसेना के विधायकों में बहुत बड़ी नाराजगी थी, और 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाबंड हो गया, और इतने लोग मतलब शिवसेना छोड़कर बाहर आ गए। तो मतलब ये भी हुआ। बाद में अजीत दादा पवार जी की भी चर्चा चलती रही। एक बार अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ग्रहण करने के लिए सुबह सुबह गए थे, वो भी लिखा है पवार साहब ने अपनी किताब में। हाँ, तो मतलब गए थे, और इसीलिए अजीत दादा के मन में, अजीत दादा नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी अच्छे आदमी है, ये है वो अजीत दादा बोलते हैं। तो बीच में बहुत बड़ी चर्चा चलती रही कि अजीत दादा 40-42 एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ आएंगे। शरद पवार साहब ने बताया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इसी तरह की भूमिका उन्होंने ली, और अचानक शरद पवार साहब ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। वो तो पवार साहब को मालूम था कि भाई उनकी जगह लेने वाला इतना कैपेबल कोई भी आदमी पार्टी में नहीं है। मैं रिजाइन दे दूंगा तो फिर सभी लोग मुझे बाद में अध्यक्ष पद लेने के लिए आग्रह करेंगे, और जो हलचल अजीत दादा के नेतृत्व में चल रही थी, उसको रोकने का भी प्लान शायद उनके इस्तीफे के पीछे हो सकता है। और सर, महाविकास आघाड़ी का क्या फ्यूचर आप देखते हैं, और वो बताएं। और उसके साथ महाविकास आघाड़ी के फ्यूचर पर कोई कविता भी आप सुनाएं, तो हम अपने दर्शकों के लिए एक तरह से जो आपकी कविताएं होती हैं, दर्शक हमारे उसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। नहीं, वो तो मतलब अभी जो महाराष्ट्र में है महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र में है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की महाविकास आघाड़ी। मुझे मालूम नहीं इसमें कब होगी बिगाड़ी। तो ये महाविकास आघाड़ी जो है, ये महाविकास आघाड़ी एक दूसरे पर रोज आरोप करते रहते हैं। अभी जब मतलब ये बोल तो रहे कि भाई हम एक साथ लड़ेंगे, तुम एक साथ लड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे।
हम तो आगे बढ़ने वाले हैं, जितना तुमको क्या करना है उतना करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और मेरी पार्टी आरपीआई जो है, हम एक साथ हम है। हमारी एनडीए, हमारी महाविकास आघाड़ी को जवाब देने के लिए हमारी महायुति, हमारी एनडीए मजबूती से हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और इसमें इतना विवाद होने वाला है कि हर सीट पर इनका विवाद होगा।